नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, भारत की अर्थव्यवस्था एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और अगर आज के हालात में देखे जाए तो दुनिया के जितनी भी अर्थव्यवस्था इवन अमेरिका और चाइना की भी अगर तुलना कर लेते हैं तब भी भारतीय अर्थव्यवस्था उनके मुकाबले अधिक स्टेबल है, बेहतर करती हुई नजर आ रही है। लेकिन वैश्विक परिदृश्य अभी क्या है, हम सब इससे रूबरू हैं। पिछले 4-5 साल से रूस यूक्रेन का युद्ध, फिर इजराइल इन्वॉल्व हुआ हमास के साथ, लेबनान के साथ, और अभी जिस तरह से इजराइल, ईरान और अमेरिका का युद्ध छिड़ा हुआ है, बीच में भारत भी ऑपरेशन सिंदूर में इन्वॉल्व हो गया था। इन तमाम चीजों का शेयर मार्केट पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, बाजार पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है और कुल मिलाकर के अंततः ये कहा जा रहा है कि क्या इंडियन इकोनॉमी में आने वाले समय में क्राइसिस आ सकता है। इन तमाम बातों को लेकर के प्रश्न पूछा जा रहा था। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरत का मोर देन 85% क्या करता है, आयात करता है। हम बाहर से खरीदते हैं तो हमें करेंसी पेमेंट देना पड़ता है, चाहे वो अमेरिकी डॉलर ज्यादातर अगर कहा जाए। तो इन सब वजह से क्या होता है साथियों, हमारे फॉरेक्स पर देखा जाए तो दबाव भी उत्पन्न होता है। ठीक है, अब ये कहा जा रहा है कि अगर ये जो कच्चे तेल के दाम हैं युद्ध वगैरह की वजह से, जैसे आपने देखा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, जो चौक पॉइंट है, पूरी तरह से ईरान ने ब्लॉक कर रखा है, समझौता अभी तक हुआ नहीं है। इस वजह से ऊर्जा संकट उत्पन्न हो सकता है भारत जैसे देशों में। तो स्थिति क्या होगा कि ये जो क्रूड ऑयल के प्राइस है बहुत तेजी से बढ़ता चला जाएगा और अगर प्राइस तेल का बढ़ेगा तो अंततः क्या होगा, परिवहन का कॉस्ट बढ़ेगा। परिवहन का कॉस्ट बढ़ेगा तो आप इस बात को समझिए कि जितने भी फाइनल प्रोडक्ट हैं या सर्विसेज भी हैं उस पर इसका इफेक्ट देखना शुरू होगा और लोगों के बटुए पर, लोगों के जो जेब हैं उस पर असर पड़ेगा। लोगों की परचेजिंग पावर, जो इकोनॉमी की भाषा में कहते हैं ना, क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर, वो गिरना शुरू होगा। कहने का तात्पर्य जो है, पहले जो चीज आप 100 रुपया में अगर प्रोडक्ट एक्स है इसको आप 100 रुपया में खरीद लेते थे, लेकिन यहाँ क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया है तो यही चीज आगे चल के हो सकता है 105 रुपया में मिले। ये प्रोडक्ट एक्स ही होगा, कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन यहाँ तेल का प्राइस बढ़ रहा है तो फाइनल आपके जेब पर प्रभाव पड़ने वाला है। तो देखिए क्या होगा, इन तमाम वजहों से इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिखेगा कि नहीं। कुल मिलाकर के एक जो हमारा स्वप्न है, हम जो ये चाह रहे हैं कि 2047 तक हम एक विकसित देश बन जाएं, उस पर ग्रहण लगता हुआ दिखेगा कि नहीं। ये सारी बातें हमारे मन में, मन मस्तिष्क में चलता रहता है कि कितना हमारा राजकोषीय घाटा होगा, किस तरह से हम मैनेज कर पाएंगे, ये सारी बातें। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में एक बहुत अच्छा रिपोर्ट आया है और भारत के लिए सुखद संदेश लेकर के आया है। देखिए, एक तो आपने देखा होगा कल ही एक आईएमएफ का रिपोर्ट आया और आईएमएफ ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है जीडीपी के अनुसार, जो हम सोच रहे थे, अभी हम चौथे नंबर पे है और हम सोच रहे थे कि आगे बढ़कर के हम तीसरे पर पहुंच जाएंगे, जर्मनी को पीछे कर देंगे, लेकिन भारत खिसक करके कहां पर चला गया है, छठा पोजीशन पर फिर से चला गया है। यानी कि हम आगे बढ़ने तो छोड़िए, जापान और यूनाइटेड किंगडम से भी पीछे चले गए। और फिर ये कहा जाता है कि 2028 तक हम चौथा पे आएंगे और 30-31 तक जो है वो हम पहुंचेंगे कहां तक, तीसरे नंबर पर। इसके लिए हालांकि बेस एयर और बाकी जो अभी युद्ध के हालात हैं ये सब निर्भर है। तो नुकसान तो भारतीय अर्थव्यवस्था को हुआ। तो डर ये बना था कि क्या ये आगे चल करके विकास दर पर भी पड़ेगा, और अभी भारत की अर्थव्यवस्था इस लेवल पर है कि विकास दर स्टेबल रहे, नहीं तो आने वाले समय में बहुत समस्या हो सकता है। तो कुल मिलाकर के S&P ग्लोबल रेटिंग्स आया है और इसने हमारे लिए क्या किया है, बढ़िया सुखद समाचार लेकर के आया है हमारे लिए, कुछ गुड न्यूज है इसमें। तो क्या कहा गया है, जरा इन तमाम चीजों को विस्तार से हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसमें एक बात जो कही गई है कि भारत का जो विकास दर रहने वाला है, अगर बहुत ज्यादा प्राइसेस बढ़ता भी है कच्चे तेलों का, पर बैरल के हिसाब से भी डिटेल से बात करेंगे, तब भी ये 6.3% के आसपास रहने वाला है। अब 6.3% के आसपास कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, चाहे वो यूरोप के जितने भी देश हों, एक शब्द में समझ लीजिए, अमेरिका को ले लीजिए, इवन चाइना को ले लीजिए, दूर दूर तक इस आंकड़े के आगे भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, दूर दूर तक मैं कह रहा हूं। अब सोच सकते हैं आप। तो कुल मिलाकर के हम मान के चल रहे थे कि भैया हम जो है 7 से ऊपर चलेंगे, है ना, हमारा विकास दर 7% से ऊपर जाएगा। कोई आंकड़ा कह रहा था कि 7.1, 7.3, ये 7.5 के आसपास। लेकिन अगर मान लेते हैं ऐसा नहीं भी होता है वर्तमान कंडीशन के आधार पर, 6.3 पर भी रहते हैं,
तब भी दुनिया की कोई भी अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था के इर्द गिर्द नहीं है। ये बातें ये रिपोर्ट यहां पर कह रही है। तो जरा विस्तार से समझते हैं, कुछ प्रमुख बिंदु पहले देख लेते हैं कि क्या कहा गया है। देखिए, हम सब जान रहे हैं कि किस तरह से पश्चिम एशिया संकट है, और चूंकि पश्चिम एशिया संकट का सीधा प्रभाव भारत पर पड़ रहा है, ये कहने की बात तो अब रह नहीं गई है। ठीक है, तो इस सब चीजों के बीच क्रूड ऑयल की औसत कीमत जो देखा जाए, जो एवरेज की बात कर रहा हूं, वह $130 प्रति बैरल तक पहुंच जाती है। यदि ऐसा कहा गया है कि यदि ऐसा हो सकता है, इससे ज्यादा क्या ही होगा, है ना। अगर $130 प्रति बैरल तक चला जाता है तो समझ लीजिए अपने आप में बहुत ज्यादा हो गया। तो अगर मान लेते हैं कि इस लेवल तक पहुंच भी जाता है, तब भी भारत जो है वित्तीय वर्ष 2026-27 में जो है फाइनेंशियल 2027 की बात करेंगे, 6.3% की मजबूत आर्थिक विकास दर को हासिल करता रहेगा। ये कहना है S&P ग्लोबल रेटिंग्स का कि अगर ये होता भी, एक्सट्रीम लेवल है ये, तो अगर ये हो भी जाता है तब भी बहुत मजबूत कंडीशन में भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास दर होगा। और यह अनुमान जो है S&P ग्लोबल रेटिंग्स के द्वारा कहा गया है। इसके अनुसार कहा गया है कि ऊर्जा कीमतों में तेज उछाल अगर आ जाता है, भारत की संप्रभु क्रेडिट रेटिंग पर इसका कोई बड़ा नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और इसका मुख्य कारण क्या है, क्यों हमारे संप्रभु क्रेडिट रेटिंग पर बहुत नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो कारण यह है कि भारत सरकार की लंबी अवधि में राजकोषीय समेकन की जो बात हम करते हैं, उसके प्रति मजबूत जो राजनीतिक प्रतिबद्धता रही है वह है। और इस वजह से हमारे क्रेडिट है उस पर बुरा प्रभाव पड़ता हुआ नहीं दिखेगा, भले इसका प्राइस जो है क्रूड ऑयल का बहुत तेजी से ऊपर जाता भी है। अब जरा इसको समझते हैं, संप्रभु क्रेडिट रेटिंग जिसकी चर्चा अभी मैंने आपको किया था। अब ये क्या होता है? देखिए, किसी भी देश की सरकार की कर्ज चुकाने की क्षमता और उसकी विश्वसनीयता। अब देखिए, निश्चित तौर पर आप विकास करना चाहेंगे, आप चाहेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करे, आप एक विकासशील देश हैं, तो आप विभिन्न एजेंसियों से पैसा लेंगे, है ना। आप वर्ल्ड बैंक से थोड़ा पैसा ले लेंगे, आप एशिया डेवलप बैंक से ले सकते हैं, IMF से ले देंगे, जहां से भी ले आप, तो निश्चित तौर पर पैसा लेंगे तो कर्ज तो चुकाना पड़ेगा। तो यह कहता है कि कर्ज चुकाने की क्षमता आपके पास है कि नहीं। आप पाकिस्तान तो नहीं हो गए कि क्षमता ही नहीं बचा है आपके पास, तो वह भारत की कंडीशन नहीं है। कर्ज चुकाने की क्षमता है, विश्वसनीयता है। आज कोई भी एजेंसी भारत को कर्ज देने से हिचक नहीं रही है, उसको पता है कि भारत सरकार रिटर्न कर देगी। क्यों कर देगी? क्योंकि भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था बनी हुई है, विकास दर की रफ्तार बहुत तेज है, इस वजह से विश्वसनीयता बना हुआ है। अब यहां पर बेसलाइन और वैकल्पिक परिदृश्य को समझते हैं। S&P के डायरेक्टर यहां पर जो है उनका नाम है इरफान हुआ, है ना। इनके अनुसार यह कहा गया है कि बेसलाइन परिदृश्य यानी कि क्रूड की औसत कीमत अगर देखा जाए $85 पर बैरल होता है, तो फाइनेंशियल ईयर 2027 में भारत की GDP विकास दर 7.1% रहने का अनुमान है। ये कब होगा? जब आपका कच्चे तेल का औसत अगर देखा जाए $85 पर बैरल रहता है, हालांकि ये भी बहुत ज्यादा है, आप समझ लीजिए। तो अगर ये भी रहता है तब भी 7.1, अगर यहां पर इसमें वृद्धि देखी जाती है 130 तक जाता है तब 6.3% तक, तब भी बेहतर स्थिति है। 7.1% तो किसी भी प्रमुख अर्थव्यवस्था की तुलना में देखा जाए तो एक मजबूत आंकड़ा यहां पर देखने को मिला है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए जितनी भी मजबूत अर्थव्यवस्था है उन तमाम अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था बेहतर करती हुई नजर आ रही है। संभावित जोखिम और प्रभाव क्या हो सकता है, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, इसको समझने की कोशिश करते हैं। और S&P ने इस बात को लेकर के कुछ चेतावनी भी दिया है। कहा है कि अगर ऊर्जा आपूर्ति में गंभीर व्यवधान होता है तो कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकता है। किसके लिए? इंडियन इकोनॉमी के लिए। क्या क्या हो सकता है? ईंधन की राशनिंग हो सकता है। ये क्या होता है? दरअसल ये एक इस तरह की व्यवस्था होती है कि संकट के समय कोई सरकार या संबंधित जो एजेंसी है किसी भी खास वस्तु को निश्चित मात्रा में बांटना शुरू करती है। उद्देश्य क्या होता है कि कहीं पर भी स्कार्सिटी ना हो जाए, परेशानी का सामना किसी विशेष क्षेत्र या वर्ग को, समाज को ना करना पड़े। तो कुल मिलाकर कैसे समझिए ना कि अगर आप लोग पार्टी भी करने जाते हैं, 5 दोस्त हैं और 5 मान लेते हैं आम का मौसम आ रहा है, 5 ही आम है, तो सोचेंगे ना कि एक ही व्यक्ति 5 आम ना खा जाए, एक ही खाए सभी लोग। कुल मिलाकर के सभी तक जो भी वह वस्तु है, सर्विसेज है, प्रोडक्ट है,
वह पहुंच सके। यहां पर ऑयल गैस की आप बात कर सकते हैं, यह व्यवस्था यहां पर करने की बात की गई है, ये चेतावनी दिया गया है। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो ध्यान है ना वो उर्वरक पर रखना चाहिए, क्योंकि देखिए भारत एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है। आज भी इस देश की 50% से अधिक जनसंख्या कृषि और कृषि से जुड़े हुए गतिविधियों पर निर्भर है। और दूसरी बात, भारत की कृषि जो है वो पूरी तरह से मानसून पर निर्भर है, ठीक है, और मानसून आने वाली है। मामला समझ में आ रहा है? तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपको खरीफ की फसल के लिए उर्वरक चाहिए, और उर्वरक शॉर्टेज हो रहे हैं, क्योंकि अभी आपने हाल ही में देखा केंद्र सरकार ने कहा कि भाई फार्मर आईडी आपके पास चाहिए, जिनके पास फार्मर आईडी होगा उन्हीं को उर्वरक दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के इस कंडीशन में उर्वरक जैसी जो जरूरी वस्तु हैं, इसकी कमी ना हो, इसकी व्यवस्था की जाएगी। और वर्तमान घाटा जो है, खाता का घाटा यानी कि करंट अकाउंट बैलेंस, इसमें कमजोरी बन सकता है, इसमें गिरावट देखने को मिल सकता है। दूसरी बात, उत्पादक के जो भी हैं उसकी लागत बढ़ सकता है, और लागत बढ़ने का तात्पर्य क्या है कि आपको इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो ये होगा। उपभोक्ता मूल्यों में वृद्धि होगा, जिससे खरीद क्षमता कहने का मतलब जिसको क्रय शक्ति कहते हैं इकोनॉमी में, जो परचेजिंग पावर कही जाती है, जो मैंने शुरुआत में भी समझाया, उसको लेकर के बात किया गया है। और यहां पर क्या कहा जा रहा है कि सरकार पर बोझ बढ़ेगा। फिर सरकार पर बोझ क्या बढ़ेगा? किसान मांग करेंगे कि भाई यहां पर उर्वरक के लिए प्राइस बहुत हो गया, आप सब्सिडी दीजिए, है ना। तो ये सब्सिडी और अन्य राहत की बात जाएगी, क्योंकि आप यहां पर मानसून आने वाला है, आप एग्रीकल्चर के साथ समझौता नहीं कर सकते। अगर आपने एग्रीकल्चर के साथ समझौता किया तो जो आपकी अर्थव्यवस्था का प्राइमरी सेक्टर है कृषि, उस पर कहीं ना कहीं चोट पहुंचेगा। कृषि पर चोट पहुंचने का तात्पर्य क्या है कि खाद्यान्न संकट हो सकता है, भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, और कुल मिलाकर के आपके देश में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकता है। और इससे जुड़े हुए बहुत सारे एमएसएमई सेक्टर होते हैं, उस एमएसएमई सेक्टर पर भी प्रभाव पड़ेगा, तो ये बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो कुल मिलाकर के यहां पर ये बातें कही गई है, एसएनपी ने चेतावनी दिया है कि आप इस कंडीशन के लिए तैयार रहिए। अगर ऐसा होता है तो आपको सब्सिडी देना पड़ सकता है, भारत सरकार से कहा जा रहा है। यदि होता है तो आपको कुछ राहत देने पड़ सकते हैं, तो उसके लिए आपके पास क्या व्यवस्था है वो पहले से देख लिया जाना चाहिए। अब तमाम चीजों को लेकर के देखते हैं कि आखिर सरकार की रणनीति क्या है। जब सरकार की रणनीति की बात की जाएगी तो दो तीन चीजों को लेकर के चर्चा किया जाएगा। एक क्या है कि राजकोषीय समेकन, जो राजकोषीय समेकन है, इसको व्यवस्थित करने के प्रयास किए जाएंगे। दूसरा यह है कि सरकार के पास खर्च करने के जो तौर तरीके हैं वो लचीलापन होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र है, क्योंकि ये एरिया एक ऐसा होता है जहां पर सबसे अधिक खर्च करना होता है गवर्नमेंट को। यहां पर एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, लचीलापन और राजकोषीय समेकन। राजकोषीय समेकन अभी मैं आपको बताऊंगा कि सरकार कैसे करती है। और लचीलापन कहने का तात्पर्य, अगर उदाहरण के तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर के एरिया को लिया जाए, जैसे कि आपने इकोनॉमी में एक मॉडल पढ़ा होगा, पीपीपी मॉडल, है ना। अब पीपीपी मॉडल क्या है? पीपीपी मॉडल कहने का तात्पर्य हो गया पी फॉर पब्लिक, पी फॉर यहां पर प्राइवेट, ये सबसे महत्वपूर्ण है ये शब्द जो है, और यहां पर पार्टनरशिप। अब देखिए यहां पर ये जो प्राइवेट वर्ड है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण इसमें लाया है। इसी के लिए लचीलापन की व्यवस्था की गई। सरकार ने कहा कि देखिए, हम पूरा पैसा अगर अभी तक लगाते हैं तो जाहिर सी बात है हमारे बजट पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, जो हमारा राजकोषीय जो व्यवस्था है, खजाना है, उस पर पूरा प्रभाव पड़ेगा। हम क्या करते हैं कि हम ये मॉडल लाते हैं, जो निजी क्षेत्र है इनको कहते हैं कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर या बाकी चीजों में इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट होगा, और सरकार के साथ मिलकर के ये कोऑर्डिनेशन करें और किसी भी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा सकता है। अभी आपने देखा होगा सरकार ने कहा कि शहरों को अपना पैसा खुद व्यवस्थित करना पड़ेगा, जिसके अंतर्गत कहा कि हम जो है 25% देंगे और बाकी पैसा जो है शहरों को खुद कमाना पड़ेगा, जिसके अंतर्गत यहां से निजी क्षेत्र की सहभागिता को लेकर के चर्चा किया गया। यही बात यहां पर की जा रही है। कुल मिलाकर के देखेंगे तो भारत सरकार इस चीज को लेकर के पहले से तैयार है, और हर एरिया में आजकल आप देखे होंगे, अपने गांव घर जहां भी रहते होंगे, कोई ब्रिज अगर बन रहा होगा तो आप देखते होंगे कि सरकार और किसी निजी क्षेत्र के समन्वय से वो काम हो रहा है। यही बातें यहां पर कही जा रही है, ठीक है। अगर देखिए सब्सिडी बिल बढ़ता है, क्योंकि अब यहां पर मानसून की बात किया मैंने, अभी बहुत सारी चीजें आएंगे, उद्योग जगत भी कहेगा कि भाई हमें सब्सिडी दीजिए कुछ चीजों को लेकर के। तो अगर सब्सिडी बहुत बढ़ता है तो सरकार अन्य क्षेत्रों में खर्च काटना पड़ेगा, सरकार को काटना ही पड़ेगा, और कोई यहां पर व्यवस्था नहीं है, क्योंकि आपको अंततः अपना जो राजकोषीय घाटा है, जो फिस्कल डेफिसिट है,
इसके लक्ष्य को पूरा करना है। यदि आपका फिजिकल डेफिसिट ज्यादा होगा तो निश्चित तौर पर सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये बातें यहां पर कही गई। अब जरा यहां पर बात करते हैं राजकोषीय समेकन, एक जो इकोनॉमी का टर्म है, और दूसरा जो है यहां पर राजकोषीय घाटा, जो फिजिकल डेफिसिट है, इसको समझ लेते हैं ये क्या होता है। बाकी आपका लेक्चर यहां पर खत्म हो जाएगा। देखिए, राजकोषीय समेकन का कहने का तात्पर्य यहां पर हो जाता है कि सरकार द्वारा अपने राजकोषीय घाटे को धीरे धीरे कैसे कम किया जाता है और वित्तीय स्थिति को कैसे संतुलन में लाया जाएगा। समझिए, देखिए, राजकोषीय कहने का मतलब क्या है? राज कहने का मतलब राजा और कोषीय मतलब इसका खजाना, है ना। मान लीजिए आप भी जो अपने खर्चे वगैरह चलाते होंगे तो आपके पास भी कहीं वैलेट तो होगा। तक आजकल तो डिजिटल वैलेट होता है जहां भी, लेकिन पैसा तो रखते होंगे, तो आपका भी एक खजाना है। अब ये पूरी तरह से किस पर निर्भर है? आय और व्यय पर। ठीक है, मान लीजिए आपके पास आमदनी जो है, आय जो है वो कम है, लेकिन खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, तो राजकोषीय घाटा आपका ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो कुल मिलाकर के इस कंडीशन में राजकोषीय समेकन करने की आवश्यकता आपको पड़ेगा सरकार के स्तर पर। ऐसा ही सोच लीजिए, सरकार को राजकोषीय घाटा को धीरे धीरे कम करना है। इसके लिए अपनी इकोनॉमी में बहुत सारे टूल्स पड़े होंगे, वो सारी चीजें इस्तेमाल करने पड़ेगा। जैसे एक चीज मैंने बताया, सब्सिडी देना है तो बाकी जगहों से काटिए, फिर यही सारी चीजें करना पड़ेगा। और आपको अपने वित्तीय स्थिति को अधिक बेहतर करना पड़ेगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी एक केस में कहा था ना कि अगर जो चुनाव के समय में आप फ्रीवीज देते हैं, इससे क्या होगा कि धीरे धीरे सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ेगा। जो आरबीआई की रिपोर्ट्स कई बता रहे हैं कि चुनाव के समय जो चुनावी वादे किए जाते हैं, पैसे बांटे जाते हैं, बहुत सारे ऐसी योजनाएं लाई जाती है जिसका कोई जरूरत नहीं है, केवल वोट लेने के लिए आवश्यकता है, तो ये तो हो जाता है, सत्ता में तो आ जाएंगे, लेकिन फिर क्या होगा? राजकोषीय घाटा बढ़ेगा। तो यही बातें की जा रही है। इन तमाम चीजों को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? राजकोषीय समेकन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये बात यहां पर कहा जा रहा है, ताकि वित्तीय स्थिति आपका क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए, आपकी अर्थव्यवस्था जो है क्राइसिस के समय झेलने के लिए तैयार रहे। अब फिजिकल डिफिसिट लगभग अगर ये समझ गए हैं तो वही बात है, सरकार के कुल खर्च, यानी कि कुल खर्च कहने का मतलब यहां पर जो टोटल एक्सपेंडिचर है और कुल आय, आय में यहां पर आपको बस ध्यान देना पड़ेगा। कुल खर्च कहने का तात्पर्य है, समझिए, सरकार व्यय कहां कहां पर कर रही है, और कुल आय कहने का मतलब है सरकार जो है कमा कहां से रही है। ठीक है, सरकार की आमदनी कहां से हो रहा है, इसके बीच का क्या होगा? अंतर होगा। अब इसमें आय में दो तीन चीजें आपको हटाना पड़ेगा, एक जो है रेवेन्यू, राजस्व, और दूसरा उधार को छोड़ करके। तो इसका ये डेफिनेशन है, क्योंकि ये सब चीजें यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ ली जाती है, पहले भी ये सब चीजें आता रहा है। तो जरा यहाँ इसको आप ध्यान दीजिएगा कि फिजिकल डेफिसिट का जो फॉर्मूला होता है इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर, उसमें से माइनस करना है। बीच का अंतर कहा गया ना, इसके बीच का अंतर, तो एक्सपेंडिचर जो टोटल होगा उसको माइनस कीजिए, क्या? टोटल रेसिप्ट्स जो हैं, यानी कि जहां से भी अप्राप्ति होता है, बस आपको एक्सक्लूड क्या करना है? बोरिंग को। कुल मिलाकर के आप उधार लेते हैं, रेवेन्यू जहां से आता है जो है उसको आप हटा दीजिए, तो आपका ये फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला बन जाएगा। प्रीलिम्स का समय है, आपके लिए जरूरी हो सकता है, तो दोनों चीजों को ध्यान रखिएगा, राजकोषीय समेकन और यहाँ पर राजकोषीय घाटा, ये दोनों शब्द चर्चा में आ गया है, तो निश्चित तौर पे आपको पता होना चाहिए। कुल मिलाकर के देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि निश्चित तौर पर राजकोषीय घाटा को कम करने के लिए राजकोषीय समेकन की व्यवस्था करते रहना होगा, और सरकार को खास करके मानसून के समय खरीफ फसल के लिए कैसे उर्वरक वगैरह की व्यवस्था कर सकते हैं, इस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरह से वैश्विक संकट चल रहा है, एक मानसून का ये जो समय है ना, चूंकि सरकार अभी देखिए किसान एमएसपी का जोर फिर से पकड़ेगा, तो ये अगर मानसून का जो पूरा कार्यकाल है, ये खरीफ की फसल, ये एक सीजन निकल गया तो फिर सरकार झेल नहीं पाएगी। तो कुल मिलाकर के हम ये मान के चल रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो इस रिपोर्ट के आधार पर कहा गया है, दुनिया की बाकी अर्थव्यवस्था से बेहतर कंडीशन में है। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? सरकार को और किस तरह के प्रयास किए जाने चाहिए? तमाम विचार आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।